नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम पाकिस्तानी फौज में बलोच विद्रोहियों का डर और रूस यूक्रेन युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ट्रंप की पुतिन से बातचीत के दौरान यूक्रेन में सीमित संघर्ष विराम पर बनी सहमति। पुतिन के बाद ट्रंप ने की ज़ेलेंस्की से बात। पुतिन के साथ हुई बातचीत पर चर्चा। आश्वासन के बावजूद नहीं रुके रूस यूक्रेन के बीच हमले। एक दूसरे पर ड्रोन से मचाया कहर। दोनों देशों के बीच 372 कैदियों की अदला बदली। तुर्की के राष्ट्रपति का बड़ा राजनीतिक दांव। मुख्य प्रतिद्वंद्वी इस्तांबुल के मेयर गिरफ्तार। भ्रष्टाचार और आतंकवादी समूह की मदद का आरोप। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। अमेरिका ने कहा हुतियों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। यमन के सदा में हुती के 10 ठिकानों को बनाया निशाना। निकासी के आदेश के बाद गाजा के बेत हनौन से लोगों का पलायन। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने वहां की फौज के दांत खट्टे कर रखे हैं। कुछ जगहों पर पाकिस्तान की फौज के हथियार छोड़कर भागने की भी खबरें हैं। इस सब के बीच बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपने हाल के ऑपरेशन दर्रा बोलान से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी साझा की हैं। वहीं अब पाकिस्तान में मामले के सैन्य हल के बजाय राजनीतिक हल के लिए भी आवाज उठने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। पिछले कुछ महीनों में जिस अंदाज और सफलता के साथ बलूचों ने अपने अभियान को अंजाम दिया है, उससे पाकिस्तानी फौज में दहशत बैठ गई है। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि बलूच विद्रोहियों की आहट सुन पाकिस्तानी सैनिक हथियार छोड़कर भाग खड़े हो रहे हैं। इस बीच बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने ऑपरेशन दर्रा बोलान के सफल समापन की घोषणा कर दी है। बीएलए का दावा है कि यह अभियान 2 भागों पर आधारित था। पहला चरण फरवरी 2024 में मच्छ शहर पर कब्जा करने के साथ समाप्त हुआ था, जबकि दूसरा चरण मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के साथ शुरुआत हुआ, जो एक सप्ताह की भीषण झड़पों के बाद पूरा हो गया। बीएलए का कहना है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान में इतिहास की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान 354 से अधिक सैनिक मारे गए, 100 से अधिक घायल और 214 अधिकारियों को बंधक बनाया गया। पाकिस्तान के हरधर्मी और कैदियों के अदला बदली से इनकार के कारण सभी बंधक मारे गए। उधर प्रांत के लगातार बिगड़ते हालात के मद्देनजर 3 विश्वविद्यालयों को सुरक्षा चिंताओं के कारण बंद कर दिया गया है। पिछले हफ्ते बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में 2 विश्वविद्यालयों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि मंगलवार को तीसरे विश्वविद्यालय को ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश दिए गए हैं। ये फैसला अगले आदेश तक जारी रहेगा। प्रशासन के इस कदम से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्वेटा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर में सड़कों पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है, जबकि अतिरिक्त जांच चौकियां भी स्थापित की गई हैं। हाल के दिनों में अलगाववादियों के बढ़ते हमलों के बाद ये कदम उठाए गए हैं। इस बीच अवामी नेशनल पार्टी के नेता और पूर्व सेनेटर अफरासियाब खटक ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि मामले का राजनीतिक समाधान खोजने के बजाय सैन्य अभियान की ओर बढ़ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। उन्होंने एक्स पे लिखा कि 1971 में जब पार्टी ने पूर्वी बंगाल में सैन्य अभियान का विरोध किया था तो इस पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान दिसंबर में टूट गया। उनका यह बयान जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद सुरक्षा स्थिति पर राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक के बाद आया है। राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक में राष्ट्रीय कार्य योजना और दृढ़ संकल्प रणनीति के तत्काल कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सैन्य और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि जाफर एक्सप्रेस का
जो घटना हुई थी पाकिस्तान में, उसको लेकर के जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया था और अब जो बीएलए की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, दोनों में काफ़ी अंतर है। और वहाँ के जो हालात बने हुए हैं बलूचिस्तान के, जिस तरह के क्वेटा के हालात हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि पाकिस्तानी जो फौज है वो बीएलए के सामने कमज़ोर दिख रही है। क्या कहेंगे? धन्यवाद चंद्रशेखर जी। इस पे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की फौज बैकफुट पर है और जिस प्रकार से उनके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल मुनीर, उन्होंने भी जिस तरह से बयान दिए हैं और अपने ही प्रधानमंत्री पे वो जो तीखे तेवर से बातचीत की है, वही साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बीच में अब एक तरीके से फूट पड़ चुकी है। शायद सख्ताई का वक्त के बारे में बात कर रहे हैं उनके चीफ, और वही जो है जो उनके प्रधानमंत्री है वो राजनीति के बारे को कहीं ना कहीं हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो अपना जो संदेश था वो साफ शब्दों में कह रखा है कि वो आजादी चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने खुद देखा है कि वो एक पाकिस्तान प्रोविंस का 44% भाग है और सिर्फ 5% आबादी है। और 1948 यानी कि 27 मार्च 1948 से जब से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जबरदस्ती साइन करवाया गया खान ऑफ कलात से, तब से लेकर आज तक ये 5वां इंसर्जेंसी का दौरा है। और हर वक्त पाकिस्तान में खासकर पंजाबियों की जो सरकार रही है, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उनके पास सब कुछ होते हुए भी सोना, चांदी, तांबा, गैस, ऑयल, कोयला सब कुछ है, उसके बावजूद भी उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है। चीनियों को उन्होंने इतनी राहत देकर के ग्वादार पोर्ट पे बिठा रखा है और उनके साथ बेतरतीबी से जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके द्वारा उनको लगता है। और वो भी इतना बड़ा प्रोविंस, 3,15,000 स्क्वायर किलोमीटर और आबादी जो सिर्फ 5% है, वो भी अधिकतर उसमें से भी 1/3 क्वेटा के नजदीक। तो उन्होंने साफ बता दिया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को, और जिसके तरीके से फजलुर रहमान जो है वो बार बार उनके पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि 6 एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अभी भी आज की तारीख में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराते हैं और वो आजादी चाहते हैं। और किसी वक्त यूएन अगर वो अप्लाई करे तो यूएन उनको आजादी दे देगा। वो बार बार कह रहे हैं कि जो हालात है बहुत बिगड़े हैं पंजाबियों। अगर पंजाब में शांति है, चाहे थोड़ी बहुत भी शांति है, क्यों वो शांति खैबर पख्तूनवा में नहीं है? क्यों वो शांति बलूचिस्तान में नहीं है? क्यों इस तरह के हालात हो गए हैं और क्यों सरकार जो है उस तरफ उनको नजरअंदाज कर रही है? तो मुझे लगता है पाकिस्तान की फौज, उन्होंने खुद पार्लियामेंट में कहा कि वहां पे तो पाकिस्तान की फौज है ही नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं है, पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उनके जो लोग हैं उन्हीं का सब राज चलता है। तो ऐसी हालात में मुझे लगता है कि उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं ये वही हालात जो 71 में हुए थे वही आज पाकिस्तान को देखने ना पड़ जाए। सर, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि हाल के दिनों में जिस तरह से बीएलए ने अपने ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बीएलए ने अपनी ताकत में ये किस तरह का रणनीतिक इजाफा किया है? आप देखिए, जाफर एक्सप्रेस जो सवेरे 9 बजे क्वेटा से निकली पेशावर के लिए, 1600 किलोमीटर का उन्होंने सफर तय करना था, 9 बजे निकली, अगले दिन सवेरे 7 बजे 100 मील नहीं गई तो सीधी में उसको उन्होंने हाईजैक करके जिस प्रकार से उन्होंने उस ट्रेन को रोका जिसमें 450 आदमियों का उन्होंने पूरा मैनिफेस्ट, कौन कौन पैसेंजर है, कितने सिपाही, कितने क्या है, कांस्टेबल्स कितने, पुलिस कितना, सबका पूरा उन्होंने रिलीज किया है। और उन्होंने खुद कहा है कि हमने औरतों को छोड़ा, हमने बच्चों को छोड़ा, हमने बुजुर्गों को छोड़ा और बाकियों को जो फौज है, जो पंजाबी है, उनको उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने बंधक बना रखा था। और वो चाहते थे कि जो उनके बलूचियों को पाकिस्तान ने बंधक बना रखा है और डिसअपियर्ड लोग हैं जो सालों से गुम है कहा जाता है, वो उनको बंधक बना रखा है। जब तक वो छोड़े ही नहीं, जिनको 48 घंटे उन्होंने दिए थे और छोड़ा नहीं। और ऑपरेशन में जिस प्रकार से उनके डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हमें पता चला है कि जो सैटेलाइट टेलीफोन से कि किस प्रकार से खैबर पख्तूनवा से बातचीत हो रही है, किस प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान। सर यहीं पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से पख्तूनों और बलूचों के बीच में काफी साझेदारी और काफी नजदीकी हाल के दिनों में बढ़ी है, ये पाकिस्तान के लिए कितना चिंता का विषय है?
बहुत चिंताजनक है, क्योंकि आप जानते हैं कि डुरैन लाइन को लेकर के, जो डुरैन लाइन तकरीबन 2600 किलोमीटर है, उसमें 1600 किलोमीटर का जो बॉर्डर बलूचिस्तान का है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है। उसी तरह 900 किलोमीटर का बॉर्डर है वो ईरान के साथ लगता है। तो बलूची जो है वो ईरान में भी है, अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। और वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा को लेकर के डुरैन लाइन तो पश्तून जो है वो मानते नहीं है, तो उसको लेकर के भी उन दोनों की, और इन दोनों की आबादी है, पश्तूनों की खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में बलूची की और पश्तूनों की भी। तो इनको सबको देखते हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लग रहा है कि ये सब अब मिली भगत हो गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तालिबान, ये सब मिलकर के अब ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। और जफर एक्सप्रेस में जिस प्रकार से उन्होंने खुद कहा कि सैटेलाइट फोन के द्वारा जिस प्रकार से उन्हें पता चला है कि बहुत घनिष्ठ और एक जबरदस्त प्लान्ड ऑपरेशन था, नहीं तो इस तरह का नहीं कर सकते थे। और उनके कहने से तो सिर्फ उनके 4 ही आदमी मरे सिक्योरिटी के, फ्रंटियर फोर्स के, और जबकि बलूचियों ने कहा है कि उनके 300 से ज्यादा लोग मारे गए। और बात सुधरे भी नहीं, मतलब मुझे लगता है वो लोग दफनाए भी नहीं गए होंगे कि तुरंत और उनके 8 गाड़ियों कॉन्वॉय पर हमला हुआ, जिसपे वो फिर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा कि उन्होंने उनके 90 सैनिकों को मार दिया है। जिस प्रकार से हमने बस का नुकसान देखा है और एक और बस का नुकसान किया है, ये साफ दर्शाता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपना खैबर पख्तूनख्वा में अपने तालिबान लेकर के, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इन सब का जो एक तरीके से संगठन है मिल करके। सर अंतिम सवाल ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर भी ये आवाज उठने लगी है कि कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बलूचियों के खिलाफ और पख्तूनों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करता रहता है, उनको परेशान करता रहता है, उनको अत्याचार उनके ऊपर पाकिस्तानी फौज करते रहती है। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन की आवाज अब उठने लगी है। देखिएगा चंद्रशेखर जी, पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो बहुत पहले निकलना चाहिए था। तो 5वीं इंसर्जेंसी है, 50 में हुई, 60वीं दशक में हुई, 70 में हुई, लगातार हो रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ही खुद खड़ा हुआ है 2000 के आसपास। आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से मुशर्रफ ने मुक्ति को मारा है और जिस प्रकार से एक आक्रोश पैदा हुआ है। पहली बार बलूची एक महिला अपने आप को फीमेल सुसाइड स्क्वाड बुला करके चीनियों को मारा है। तो ये क्या दर्शाता है? यह बातचीत, पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो हर कोई चाहता है, पर पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए पानी जो है सर के ऊपर से बह गया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को लगता है। पाकिस्तान जरूर चाहता है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मकसद क्या है? आजादी, इंडिपेंडेंस। क्योंकि उनको लगता है कि पूरा बलूचिस्तान उन्होंने 1948 में हड़पा है। यह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जबरदस्ती दस्तखत करवाया गया और यही कारण है कि जिस खान ऑफ कलात ने दस्तखत किया और उन्हीं के भाई ने, करीम ने लगा अगले ही दिन इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दी। तो मुझे नहीं लगता है पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, पर बीएलए का मकसद है आजादी। चाहे फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, पर पॉलिटिकल सॉल्यूशन मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्वादार जो है चीन ने ऐसा पकड़ा है जिसके लिए बलूचियों को बहुत नाराज है। वो चीनियों से भी नाराज है और पंजाबियों से भी नाराज है। ठीक है सर। सर हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। नमस्कार मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के बाद इस संघर्ष के जल्द खत्म होने को लेकर कुछ आशा जरूर जगी है। हालांकि युद्ध भूमि में अभी कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस सब के बीच रविवार को युद्ध विराम के लिए ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत को धरातल में उतारने के लिए सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। 3 साल से यूक्रेन में जारी संघर्ष को लेकर अमेरिकी कूटनीति से शांति की सुगबुगाहट तो दिखी, लेकिन पुतिन की ट्रंप से बातचीत के बाद महज कुछ ही घंटे में ये काफूर होती दिखाई दी। हालांकि संघर्ष रोकने के लिए पुतिन ने सीमित युद्ध विराम पर अपनी रजामंदी देकर शांति की दिशा में बड़ा कदम उठाने की प्रतिबद्धता दिखाई। दोनों नेताओं के बीच हुई टेलीफोन पर बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने पर सहमति तो जताई, लेकिन यूक्रेन में तत्काल और अस्थायी युद्ध विराम को खारिज कर दिया। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के दौरान यूक्रेन पर अच्छी चर्चा हुई, जिसमें पुतिन ने संघर्ष का समाधान व्यापक, टिकाऊ और दीर्घकालिक होने पर जोर दिया। इस दौरान रूस ने सुरक्षा हितों और युद्ध के मूल कारणों को ध्यान में रखने का जिक्र किया। पुतिन ने ट्रंप के सामने अपनी शर्तें रखते हुए कहा कि समग्र युद्ध विराम के साथ यूक्रेन को विदेशी सहायता और खुफिया जानकारी मिलना भी बंद हो। रूस और अमेरिका पूर्ण संघर्ष विराम समझौते पर शांति के लिए विशेषज्ञ समूह स्थापित करेंगे। इसके साथ ही ब्लैक सी में रूसी जहाजों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। पुतिन इस बात पर अड़े हुए हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ दे। रूस का पूर्वी यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर नियंत्रण बरकरार रहे, जिस पर उसने अपना दावा किया हुआ है। बातचीत के क्रम में रूसी राष्ट्रपति ने ऐसी कई शर्तें रखी हैं जिस पर ज़ेलेंस्की की सहमति जरूरी होगी। हालांकि ज़ेलेंस्की ने बयान जारी कर यूक्रेन की संप्रभुता से समझौता नहीं करने की बात कही है। ज़ेलेंस्की ने फिर दोहराया है कि यूरोप को यूक्रेन शांति वार्ता में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि ऊर्जा संयंत्रों पर हमले से बचने का आश्वासन देने के कुछ ही घंटे बाद रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से भी की गई, यानी शांति की आस जो पनपी थी वो पल भर में ही बिखर गई। लेकिन इन अड़चनों के बावजूद अमेरिका ने अभी हार नहीं मानी है। अब युद्ध खत्म कराने के लिए अगली बैठक रविवार को जिद्दा में होगी। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बैठक में अमेरिका के अलावा रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे या नहीं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, विदेशी और सैन्य मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस बारे में। जनरल कुलकर्णी, कल से जो कुछ हुआ है, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत हुई। उसके बाद एनर्जी जो इंस्टॉलेशंस हैं उस पर हमले न करने को लेकर के दोनों राजी हो गए वहाँ पर, और ये कहा गया है कि यूक्रेन भी हमला नहीं करेगा, रूस भी हमला नहीं करेगा। बाद में एक खबर आई कि कल रात में दोनों ओर से जो ऊर्जा संयंत्र हैं उन पर हमले किए गए हैं। उसके बाद आज ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है। रविवार को इस बातचीत को और आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका और यूक्रेन के बीच में सऊदी अरब में बातचीत होनी है। कैसे आप इसका एनालिसिस करेंगे कल से जो कुछ हुआ है? चंद्रशेखर जी, बात ऐसी है कि जरूर बातचीत हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप और पुतिन के बीच में 1.5 घंटे बातचीत हुई। आज ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में 1 घंटे की बातचीत हुई। सब कोई चाहता है कि लड़ाई रुकनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है
ट्रस्ट डेफिसिट है। और वो ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए है क्योंकि ये लगता है रूस को कि ये जो 30 दिन का सीज फायर है इसमें कहीं यूक्रेन जो है अपनी स्थिति को सुधारने में ना लगा दे। वही जेलेंस्की को लगता है कि ये 30 दिन के सीज फायर में रूस जो है अपनी स्थिति को सुधारने के लिए ना इस्तेमाल करे। तो ऐसे हालात में दोनों जो देश है चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कम से कम ट्रंप का जो एक सकारात्मक सोच के द्वारा और सीज फायर लाने का, और पुतिन भी मानते हैं सीज फायर होना चाहिए, जेलेंस्की भी मानते हैं सीज फायर होना चाहिए। अलग अलग शर्तें हैं, लेकिन उस शर्त को लेकर के जिस प्रकार से मुझे लगता है कि कुर्द को लेकर के खासकर जहां पे शुरुआत में तो ऑफकोर्स 500 स्क्वायर मील का एरिया अपना पकड़ लिया था यूक्रेन ने, लेकिन धीरे धीरे करके आज कहा जाता है कि 30 और स्क्वायर माइल्स का एरिया है। और जिस प्रकार से उन्होंने गैस पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हुए वहां पे यूक्रेनियन सैनिकों को सरप्राइज करके पूरा इलाका घेर लिया है, तो वो सब कोई सोचता है कि सीज फायर होने से पहले कहीं ना कहीं जो हमारे को जो चाहत है इलाके की वो ले ले। तो यूक्रेन कुर्स्क को लेकर के उसको एक तरीके से भरोसा था कि वो प्रेशर डाल सकता है पुतिन के ऊपर, तो पुतिन के सैनिकों ने जिस प्रकार से कुर्स्क पे वापस लेने का जो प्रयास किया जिससे वो सफल हो गए। और मुझे नहीं लगता है कि पुतिन जो है वो जो इलाका उन्होंने पकड़ा है लुहांस्क का जापोरिजिया का खेरसोन का, ये तो इलाका देना मुश्किल है, क्रीमिया ये तो नहीं देंगे। लेकिन जिस प्रकार से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, मुझे लगता है जरूर दोनों ने कोशिश करनी चाहिए। पर पुतिन का मानना है कि इन्होंने ड्रोन से हमले किए हैं उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रूस के, तो रूस और अब जेलेंस्की बोल रहे हैं कि रूस भी हमला कर रहा है। मैं कह रहा था कि आपको शुरू से कि हम विश्वास नहीं कर सकते, पुतिन कह रहे हैं कि जेलेंस्की, तो एक दूसरे के पे ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक सीज फायर का सवाल है सर, यहाँ पर कुछ विश्लेषकों का ये भी कहना है कि पुतिन कहीं ना कहीं कुर्स्क को लेकर के कुछ टाइम बाय कर रहे हैं, नंबर 1, और दूसरा ये कि पुतिन कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वो सफल भी हो गए हैं अमेरिका और यूरोप को अलग करने में, और रूस और अमेरिका के संबंधों को आने वाले समय में और अच्छा करने के लिए वो काफ़ी हद तक सफल भी दिख रहे हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका का मानना है कि रूस को किसी न किसी तरीके से चीन के प्रभाव से दूर रखा जाए, और उस चीन के प्रभाव से दूर रखने के लिए रूस की तरफ से जिस प्रकार से प्रयास खुद ट्रंप कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मतलब ये कम फॉरवर्ड और जिस तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं वो साफ दर्शाता है। और लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है और खासकर यूके जो है, जिस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल बैगेज है यूके रूस का को लेकर के, तो वो एक रूस का खतरनाक एक चेहरा दिखाना चाहते हैं। और यूरोपियन यूनियन की इतनी हिम्मत नहीं, चाहे उन्होंने $4 बिलियन का एड देने को कहा, यूके ने कहा कि $2 बिलियन का एड हम अभी देंगे, $2 बिलियन का एड बाद में देंगे, फ्रांस ने कहा है कि हम न्यूक्लियर गारंटी देंगे, जर्मन कह रहा है कि हम कुछ देंगे। तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ट्रंप ने पहले अपने टेन्योर में कहा था कि कम से कम 2% अपना जीडीपी आप दो, आप तो अमेरिका के बलबूते पे कंधों से गोली चला रहे हैं, तो अब दूसरे टेन्योर में तो वो कह रहे 5% अपने जीडीपी का आप। ठीक है सर, समय कम है, सिर्फ हाँ और ना में बताइएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध का अंतिम चरण इस वक्त चल रहा है, जिस तरह से बातचीत हुई है। उम्मीद तो यही है कि अंतिम चरण है। 30 दिन अगर अच्छे गुजर गए तो मुझे लगता है सीज फायर होएगा, और जो यूक्रेन हार गया है वो हार गया है, और ईस्ट और वेस्ट यूक्रेन बनकर रह जाएगा, पर विश्व में शांति होगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। अभी हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details.
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। तुर्की पुलिस ने राष्ट्रपति एर्दोआन के प्रतिद्वंदी इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को कथित आतंकवादी संबंधों और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए 4 दिनों के लिए इस्तांबुल शहर में प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले एक विश्वविद्यालय ने उनके डिप्लोमा को अमान्य कर दिया था, जिससे लोकप्रिय विपक्षी नेता अगले राष्ट्रपति पद की दौड़ में भाग लेने के लिए अयोग्य हो गए थे। तुर्की के कानून के तहत चुनाव लड़ने के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री होना आवश्यक है। कहा जा रहा है कि एर्दोआन ने आगामी चुनाव रणनीति के तहत ही मेयर को गिरफ्तार कराया है। यह तुर्की में विपक्षी उठती आवाजों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की बढ़ती घटनाओं का एक हिस्सा है। गाजा में इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। इस बीच मध्य गाजा में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में भी हमले की खबर है। हालांकि इजरायल ने इससे इनकार किया है। वही हमास का कहना है कि उसने वार्ता के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब हस्ताक्षरित समझौता मौजूद है तो नए समझौते की कोई आवश्यकता नहीं है। बांग्लादेशी सुरक्षा अधिकारियों ने एक अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के कमांडर इन चीफ अताउल्लाह अबू अमार जुनूनी को बांग्लादेश में अवैध रूप से प्रवेश करने, तोड़फोड़ करने और आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया है। DR कोंगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेसिसेकेदी और उनके रवांडा समकक्ष पॉल कागमे ने कतर में सीधी बातचीत के बाद पूर्वी DR कोंगो में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि M23 विद्रोही समूह इस आह्वान पर ध्यान देगा या नहीं, क्योंकि विद्रोहियों ने अंगोला शांति वार्ता में भाग लेने से इनकार कर दिया था। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को नासा के मिशन पर निकली थी, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर में खराबी की वजह से वह 9 महीने तक वहीं फंसी रही। अमेरिका के यमन में लगातार हवाई हमले जारी हैं। यमन के सादा प्रांत में भी हमला किया गया है। माना जाता है कि यह ईरान समर्थित हौती नेताओं का लंबे समय से ठिकाना रहा है। वहीं लाल सागर के बंदरगाह शहर होदेदा में भी हमले किए गए हैं।